पहला है सबसे इफ़ेक्टिव है स्मोकिंग और स्मोकिंग की बात करते हैं तो आजकल वेपिंग एक और आ गया है ना। और फिर आता है एयर पॉल्यूशन। तो मेजरली ये 2-3 चीज़ें ये जो हमारे लंग्स को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है ना? हाँ, तो वैसे तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो स्मोकिंग से इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो लंग्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है। स्मोक करने वालों को हार्ट अटैक का रिस्क आम पब्लिक से 2-2.5 गुना ज़्यादा है। जो स्मोक करने वाले हैं उनको लकवा मारने का, जो ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क है, वो भी 2-3 गुना ज़्यादा है। और जो स्मोक करने वाले लंग डिजीज़ का तो बहुत ही गुना ज़्यादा है। घर में खाली मेल ही स्मोक कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान मेल को होगा, उसके बच्चों को भी नुकसान होगा। बच्चों को कैसे होगा? उसकी फीमेल, उसको घर में जो वाइफ है उसको भी होगा। उसको बोलते हैं सेकंड हैंड स्मोक। ये धुआं बाहर भी तो निकल रहा है। हाँ, जो अंदर जा रहा है उतना ही धुआं बाहर भी तो निकल रहा है। इस कमरे में बैठ के मैं अगर आज स्मोक करता हूँ तो इस कमरे में धुआं कमरे में तो जाएगा, तो आप दोनों तो बैठे हो तो आपको भी तो लंग्स में जाएगा। तो हम थोड़ी पी रहे हैं। तो आप पीते नहीं, आपके फेफड़ों में जाते रहे, तो वो डायरेक्ट मैं डायरेक्ट पी रहा हूँ, पी के मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ। तो आपके जो रूम में जो इन्वायरमेंट में जो एयर है उसके अंदर वो चीज़ धुआं और वो सारा चीज़ें आ गई। अब आप सांस तो इसी रूम में लोगे ना। तो सेकंड हैंड स्मोक भी उतना ही हानिकारक है जितना कि फर्स्ट हैंड स्मोक है। तो इससे अच्छा फिर हम भी पी लेते हाँ, तो वो चीज़ है। होता क्या है कि जैसे हम मेडिकल फील्ड में बोलते हैं कि लंग्स और हार्ट का चोली दामन का साथ। कैसे? और अब जैसे किसी को लत लग गई है, क्या करें? बट अब वो छोड़ना चाह रहे हैं, तो स्मोकिंग से जैसे चाहे हुक्का हो, चाहे वेपिंग हो, इन सब से छुटकारा कैसे पाया जाए? देखिए, छोड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो विल पावर। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना आरजे मोहित और स्वागत है आप सभी का आज के इस एक और धमाकेदार और एक इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक डॉक्टर है जिनके साथ हमने बात की और हमें पता चला कि एक नॉन स्मोकर के लंग्स भी उतने ही ज़्यादा खराब हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा डिजीज़ उसको है जितनी कि एक स्मोकर को है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो आपके लंग्स हेल्दी हैं, आप हेल्दी हैं, तो ये गलत है। पहले मुझे भी लग रहा था कि ऐसा नहीं होता, जो स्मोकिंग करता है, जो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहता है, सिर्फ वही इफ़ेक्ट होगा, लेकिन नहीं। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा रियलिटी क्या है। तो सर आज हम ढेर सारी बातें करेंगे लंग्स के बारे में, जो प्रॉब्लम्स होती है, मतलब इनके कॉजेज़ क्या हैं और इनकी वजह से काफ़ी डेथ हो रही है। और जैसे रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जैसे कोरोना में जो डेथ हुई थी ना, उनसे ज़्यादा डेथ तो मतलब जो अदर बीमारियाँ हैं जैसे लंग्स की हो गई, हार्ट अटैक हो गया, इनकी वजह से हो रही है। तो आज सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि मेजर कॉजेज़ ऑफ लंग डिज़ीज़। आपने जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा मोहित जी, कि लंग्स की बहुत सारी बीमारियां हैं और जिनके कारण डेथ होती है। उनमें से बेसिकली 2 तरह की बीमारियां हैं। एक अपन कहेंगे कि एक तो प्रिवेंटेबल है, हुँ, जो प्रिवेंटेबल कॉज के कारण होती है, जिसको हम रोक सकते हैं। एक होता है नॉन प्रिवेंटेबल। नॉन प्रिवेंटेबल में तो ऐसा है कि जैसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज, अब कोविड आ गया, उसका अपन कुछ नहीं कर हाँ, सकते, उसका लेकिन उससे ज़्यादा तो डेथ है वो प्रिवेंटेबल कॉज के कारण होती है। और उसमें सबसे बड़ा जो कॉज है, एक है स्मोकिंग। स्मोकिंग। धूम्रपान जो है वो बहुत ही बड़ा प्रिवेंटेबल कॉज है, जो लंग्स को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। क्योंकि अपने जो फेफड़े हैं वो एक ऐसा ऑर्गन है जो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हुँ, हम सांस लेते हैं, बाहर की हवा अंदर जाती है लंग्स में, उसमें से ऑक्सीजन अपने लंग एक्सट्रैक्ट करते हुँ, हैं, हुँ। अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो बाहर निकालते हैं। तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओनली सिर्फ यही एक ऐसा यही ऑर्गन एक है। ऑर्गन है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। हुँ, तो इसके कारण जो भी इन्वायरमेंटल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, आप चाहे स्मोकिंग ले लो, पॉल्यूशन ले लो, या और भी किसी तरह का धुआं, जैसे वर्क प्लेस एक्सपोजर है, कुछ हुँ। लोग जैसे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ धुआं है, उसके कारण भी है, क्योंकि इन्वायरमेंट के कंडीशन से सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस चीज़ पे पड़ता है। तो लंग्स एक तो जैसे एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी होता है ना? तो अगर जैसे डेफिनेटली। ब्लड में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो वो लंग्स को भी इफ़ेक्ट करती डेफिनेटली होता क्या है कि जैसे हम मेडिकल फील्ड में बोलते हैं कि लंग्स और हार्ट का चोली दामन का साथ। है। कैसे? क्योंकि लंग्स जो अपने पूरे हार्ट जो है अपने पूरे शरीर से जो ब्लड है, हाँ, जिसके अंदर सारा कुछ मिला हुआ होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स मिले होते हैं, वो हार्ट में आता है। हार्ट से फिर वो जो भी अपने, अगर अपन टिश्यू लेवल या सेल लेवल की बात करें, तो अपने हर सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, हुँ, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। हुँ, तो हार्ट का काम क्या है कि वो शुद्ध
जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है वो ऑर्गन्स को देता है, और जो अशुद्ध ब्लड जिसको अपन बोलते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अदर मेटाबोलाइट्स हैं उसको वहाँ से लेके लंग्स में भेजता है। लंग्स का काम उस ब्लड को प्यूरीफाई करना है। अपने लंग्स में इस तरह का सिस्टम है कि वो जो हार्ट से जो ब्लड डायरेक्ट लंग में जाता है, लंग में जाने के बाद में वो लंग जो एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन अपन सांस के थ्रू अंदर लेते हैं उसको ब्लड में मिक्स करता है, और उस ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकालता है और उसको सांस के साथ बाहर छोड़ देता है। इसलिए हार्ट और लंग का एक चौली दामन का साथ है, जिस एक में अगर प्रॉब्लम आएगी तो दूसरे पे प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक तरह से प्यूरीफायर है ना, हाँ, जैसे एयर प्यूरीफाई और ब्लड प्यूरीफायर है ना। यस। ओके, तो जैसे बात करें पहले लंग डिजीज कितनी थी और आज के टाइम पे लंग डिजीज कितना बढ़ गई है? नहीं देखो, जो जैसे मैंने बताया कि नॉन प्रिवेंटेबल लंग डिजीज तो पहले भी थी, जैसे निमोनियाज वगैरह हैं, हर साल होते हैं। वायरल, उसमें वायरल के कारण निमोनिया हो गया, बैक्टीरियल निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जो कि एक जो अपने डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में मेजर प्रॉब्लम है लंग्स की, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस भी इन्फेक्शन एक दूसरे से फैलता है। दूसरा तो वो तो पहले से ही है, और ट्यूबरक्लोसिस पे तो अपन ने बहुत कुछ हद तक जो इन्फेक्शियस डिजीज और जो उन पे हमने बहुत हद तक काबू पाया है। लेकिन जो प्रिवेंटेबल कॉज के कारण है, जो स्मोकिंग के कारण है, वो चीज़ें बढ़ रही है, क्योंकि आजकल क्या है कि चलन बढ़ रहा है स्मोकिंग का। दूसरा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, उसके कारण जो है लंग्स डिजीज, ये जो लंग डिजीज है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, तो जैसा कि आपने भी कॉजेज बताए थे ना, तो उनमें मेजरली 3-4 कॉजेज हैं। पहला है, सबसे इफेक्टिव है स्मोकिंग, और स्मोकिंग की बात करते हैं तो आजकल वेपिंग एक और आ गया है ना, और फिर आता है एयर पॉल्यूशन। तो मेजरली ये 2-3 चीजें ये जो हमारे लंग्स को डायरेक्टली इफेक्ट करती है ना। हाँ। तो चलिए हम वन बाय वन बात करते हैं। तो स्मोकिंग की बात करते हैं, तो स्मोकिंग पीने की एक्चुअल वजह क्या है? कि जो भी स्मोकर्स होते हैं उनके माइंड में क्या होता है? क्या स्मोकिंग करने से उन्हें किक मिलती है, खुशी मिलती है? देखिए, होता क्या है कि कोई भी आदमी बाई बर्थ स्मोकर नहीं होता है। हाँ। जो पैदा होते तब कोई भी स्मोकर नहीं होता है, वो होता है स्मोकर बाद में। और बाद में होता है कि सबसे जो मोस्ट कॉमन कारण है वो एक पीयर प्रेशर है। अपने जो एडोलिसेंट एज है, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, अपने कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उसमें क्या है कि पीयर प्रेशर है। आदमी का एक सोशल क्रिएचर है, और वो अपना एक सोशल सर्किल बनाना चाहता है। तो जो लोग स्मोकर हैं वो चाहते हैं कि उनके सर्किल में लोग बढ़े। तो जो नहीं पीने वाला है उसको पकड़ेंगे और उसको वो बोलेंगे कि यार एक बार एक कस मार के तो देख, कुछ नहीं होता है। तो हर पहला कस जो ऐसे ही है कि वो टेस्ट के तौर पे शुरू होता है। एक बार मारा, फिर धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, तो वो उनकी कम्युनिटी में मिल गया, फिर वो और दूसरे को पकड़ेगा, ऐसा है। तो ये एक पीयर प्रेशर है। एक्चुअली लोग क्या है कि वो उनके जो पीयर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो इस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं कि जो स्मोक करने वाला है वो स्ट्रॉन्ग है या ज़्यादा बड़ा हो गया, कूल डूड है, ये है करके वो शुरू इसी तरह से होता है। बाद में क्या होता है कि जो स्मोक है, तंबाकू, उसमें एक मोस्ट कॉमन कंटेंट होता है निकोटीन के कारण जो लत जो लगती है स्मोकिंग की, वो निकोटीन के कारण है। जैसे जैसे आप स्मोक करते जाएंगे, आपको जो आपके जो उसमें ब्रेन में निकोटीन रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होंगे, और जैसे ही निकोटीन की लेवल आपके ब्लड में कम हुई, आपको तलब लगनी स्टार्ट हो जाएगी कि मैं सिगरेट पीऊँ। और जैसे ही आपने मतलब ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ब्लड के अंदर निकोटीन का लेवल बढ़ जाएगा, निकोटीन रिसेप्टर है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, और आदमी को तो वो शुरू तो आदमी एक एज ए टेस्ट के तौर पे करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो उसकी लत लग जाती है, उसको छोड़ नहीं पाता। और अल्कोहल में भी ऐसा ही होता होगा ना? सेम है, अल्कोहल में भी ऐसा ही होता है। ओके। लेकिन स्मोकिंग का मोस्ट कॉमन ये है कि स्मोकिंग एक बार अगर लत लग गई तो फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ। ओके, और इसका इफेक्ट कब दिखना शुरू होता है हमारी बॉडी पे? देखिए, शुरू में तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं दिखता, लेकिन आदमी जब स्मोक करता है वो उस पर एक तो ड्यूरेशन और अमाउंट पे डिपेंड करता है कि दिन में कितना स्मोक कर रहा है। जैसे इसके लिए हम एक साइंटिफिक उसमें भाषा में पैक ईयर्स बोलते हैं कि कितने पैक रोज के कितने साल तक पीता है। तो यूजुअली जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, अब पहले अपनी ये बात करेंगे कि स्मोकिंग के कारण मेजर बीमारियां होती कौन कौन सी। तो वैसे तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो स्मोकिंग से इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो लंग्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है। स्मोक करने वालों को हार्ट अटैक का रिस्क आम पब्लिक से 2-2.5 गुना ज़्यादा है। जो स्मोक करने वाले हैं उनको लकवा मारने का, जो ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क है, वो भी 2-3 गुना ज़्यादा है। और जो स्मोक करने वाले लंग डिजीज़ का तो बहुत ही गुना ज़्यादा है। तो लंग्स में अगर अपन बात करें तो मेजर प्रॉब्लम इससे होती है, एक तो लंग कैंसर। सबसे पहले लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो स्मोकर्स में सबसे ज़्यादा होता है। इसका मोस्ट कॉमन कारण ही स्मोकर है। और जैसे कि इंडिया जैसे कंट्री में मेल्स में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है वो लंग कैंसर। वर्ल्ड वाइड अगर अपन बात करें तो जो मेल्स में कैंसर रिलेटेड डेथ है, जो कैंसर के कारण जो
मौत होती है हर साल, वो लंग कैंसर से सबसे ज़्यादा होती है मेल्स में। मेल्स में। फीमेल्स में अलग कैंसर से सर्विक्स हो गया, ब्रेस्ट हो गया, लेकिन हम्म। मेल्स में जो जो कैंसर रिलेटेड डेथ है वो सबसे ज़्यादा लंग कैंसर के कारण होती है। दूसरा आता है बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी कैंसर, जो जो तंबाकू चबाने के कारण आता है, गुटखा खाने वालों के कारण। दूसरा लंग कैंसर के कारण डिजीज होती है, उसको हम दमा बोलते हैं, COPD। वो भी एक विद एज स्मोक कंटिन्यू रखता है तो आदमी की जैसे एज 40-45 से ऊपर हुआ तो उसको सांस फूलने लग जाता है। यानी कि स्मोकिंग का इफेक्ट आपको 1-2 साल में, 5 साल में नहीं होगा, वो बाद में होगा। धीरे धीरे कुछ एक्यूट इफेक्ट होते हैं, जैसे आदमी को खांसी रहने लग जाती है, थोड़ा सा सांस वगैरह फूल, वो जैसे अमाउंट पे कोई आदमी रोज के 5 पैक पी रहा है तो उसको हम पैक ईयर्स में काउंट करते हैं। तो उसमें 20 पैक ईयर्स, अगर एक आदमी रोज का एक पैकेट सिगरेट जिसमें 20 सिगरेट होती है 20 साल तक पिएगा, उसके बाद डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ बीमारी इनमें से और होती है। लेकिन उससे पहले भी एक्यूट इफेक्ट, कोई आदमी अगर दिन में 3-4 पैक ही पी लेता है तो उसको वो पैकेट जल्दी हो गए ना, तो उसको तो 5 साल में भी हो जाएगा। और कुछ एक्यूट इफेक्ट भी है, जैसे गले में खराश रहना, बार बार खांसी रहना, और है कार्डियक इफेक्ट्स हैं, वो भी आते हैं। और मतलब टाइम के साथ में ये स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है, जैसे आपने बोला कि आजकल कोई जैसे एक पैकेट पी रहा है पूरे दिन में, या फिर एक सिगरेट भी पी रहा है, तो वो एक सिगरेट के से 2 पे कैसे शिफ्ट हो जाता है, फिर 2 से 3 पे कैसे हो जाता है? मैं वही बता रहा हूँ, धीरे धीरे वो उसके ब्रेन में निकोटिन रिसेप्टर्स बढ़ते जाते हैं हाँ। और निकोटिन की डिमांड बढ़ती जाती है उसको। तो जैसे जैसे उसको निकोटिन की लत लग गई, तो जैसे उसके ब्लड में निकोटिन का लेवल कम होगा, ब्रेन में वो रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे और उसके दिमाग में होगा कि तलब लग जाएगी, यार मत पियो। नहीं तो अगर नहीं पिएगा तो उसको ट्रिमर्स आने लग जाएंगे, उसका मन अशांत हो जाएगा, बिल्कुल गुस्सा आने लग जाएगा। तो वो उसको शांत करने के लिए एक के बाद एक पीता रहता है। यानी कि जो जैसे आज अगर कोई एक सिगरेट पी रहा है तो वो तो उसका फिर नॉर्मल हो गया, फिर वो इफेक्ट नहीं करेगी, फिर उसे एक और चाहिए ज्यादा। हाँ, वो धीरे धीरे निकोटिन की लत उसको लग जाएगी। तो और शुरू शुरू में तो ये होता है कि आदमी अपने शौक के लिए पीता है, 4 यार मिल गए, एक सिगरेट ले ली, पान की दुकान में खड़े होकर पी गए। धीरे धीरे वो एक सिगरेट वो पैकेट में आती है, फिर उनके पॉकेट में पैकेट मिलने लग जाता है, फिर वो एक पैकेट 2 में शिफ्ट हो जाता है, वो चलता रहता है। और जैसा कि आप भी बोल रहे हैं स्मोकिंग इफेक्ट करती है डायरेक्टली, और लोगों को ये बात पता भी है। तो आजकल एक और कल्चर आ गया है कि वेपिंग करते हैं। हाँ। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर स्मोकिंग तो क्या डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है, उसका तो स्मोक है, हमारे पास वाले को भी इफेक्ट कर रहा है, लेकिन वेपिंग में ऐसा है ना कि ये तो फ्लेवर्ड हुक्का है, ये तो क्या इफेक्ट करेगा? और उसके बहुत सारी मिथ है। जैसे वेपिंग की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ। वेपिंग आया कैसे, इन्वेंट कैसे हुआ? हाँ। वेपिंग में जैसे सबसे पहले आता थी ई सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उसको बोलते हैं। क्या मतलब? उसमें क्या होता है कि एक कार्ट्रिज होती है जिसके अंदर निकोटीन होता है, और वो कार्ट्रिज, उसमें सेल होते हैं, उससे वो कार्ट्रिज गर्म होती है तो उसमें निकोटीन का स्टीम बनता है, वो लोग लेते हैं, उसको ई सिगरेट बोलते हैं। अब ई सिगरेट की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्यों आई? बताइए बताइए। 2003 में सबसे पहले बीजिंग में ई सिगरेट बनी, तो उन्होंने वो एक कार्ट्रिज ली, उसमें निकोटीन डाला, कुछ फ्लेवर्ड चीज़ें डाली, पिपरमेंट वगैरह, और साथ में उसको एक हीटिंग डिवाइस सेल से कनेक्ट कर दी। उसको जैसे ऑन करते हैं तो बिल्कुल सिगरेट जैसी लगती है, उसमें आगे रेड कलर की लाइट जलती है, आदमी पीता है, उसमें वेपर आता है। तो इन्वेंट इसलिए हुई थी क्योंकि होता क्या है कि निकोटीन के कारण आदमी को लत लग गई। अब निकोटीन हानिकारक नहीं है, हानिकारक जो सिगरेट या बीड़ी जो स्मोकिंग है उसमें 4000, तंबाकू में 4000 तरह के और कंपोनेंट है जो हानिकारक है। जो कैंसर वगैरह हो रहा है वो उनके कारण हो रहा है, निकोटीन के कारण नहीं हो रहा। निकोटीन के कारण नहीं हो रहा? निकोटीन खाली लत, अच्छा, निकोटीन से तो सिर्फ लत लगती है, और बीमारी हो रही है जो बीमारी है, तो 4000 और कंपोनेंट है उनके कारण। तो उन्होंने ये सोचा, बीजिंग में बनी 2005 में, यूएस में इसको अप्रूव किया। वो इसलिए कि जो लोग स्मोकिंग छोड़ नहीं पा रहे निकोटीन की लत के कारण, वो ई सिगरेट यूज कर लेंगे तो उनको निकोटीन तो मिल जाएगी, लेकिन वो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं तंबाकू के 4000, उनसे उनको नुकसान नहीं होगा। तो इसका इन्वेंट तो ऐसे हुआ। धीरे धीरे देखने में आया कि लोगों की सिगरेट तो छूटी नहीं, और जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को स्टाइल बना लिया, तो वो ई सिगरेट पीने लग गए, और धीरे धीरे वो ई सिगरेट पीते पीते नॉर्मल सिगरेट पे शिफ्ट हो गए। मतलब शुरुआत उन्होंने ई सिगरेट से करी और वो धीरे धीरे फिर नॉर्मल सिगरेट पे शिफ्ट हो गए। तो उल्टा हो गया, सिगरेट छूटी नहीं बल्कि सिगरेट की आदत और बढ़ गई। फिर नई नई चीज़ें इन्वेंट हुई, फ्लेवर्ड हुक्का, जैसे आजकल हुक्का बार पर देखते हैं। तो वो कहने को तो बोलते हैं इसमें तंबाकू नहीं है, इसके अंदर फ्लेवर्ड चीज़ें हैं, लेकिन किसी भी उसमें मोड से आपके लंग्स के अंदर धुआं जाएगा तो वो नुकसान करेगा। यानी अगर धुआं जा रहा है तो नुकसान करेगा, कार्बन पार्टिकल्स जाएंगे वो नुकसान करेंगे। उसमें आपके जो लंग्स की जो एयरवे की म्यूकोसा है उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, आपको खांसी होगी, उसमें धीरे धीरे सारी चीज़ें, सारे वही नुकसान होंगे। नहीं, बट इसके अंदर वो जैसे 4000 पार्टिकल्स थोड़ी है, वो जैसे जो सिगरेट में है। लेकिन बाकी पार्टिकल्स तो है ना, खाली तंबाकू वाले नहीं है, बाकी
सारे कार्बन खुद एक बहुत बड़ा वो है अच्छा। भाई, किसी भी फॉर्म में अगर धुआं जाएगा उसके अंदर कार्बन जाएगा, वो आपके लंग्स को इफेक्ट करेगा, वो चीज़ एबनॉर्मल है आपके लंग्स के लिए। तो जो ये लोग वो देते हैं, जैसे पहले लोग हुक्के के लिए बोलते थे कि साहब हुक्के में तो उतना नुकसान होता नहीं है, उसमें तो धुआं फिल्टर होके आता है पानी के अंदर से। जो हुक्का पीने वाले उनका ये तर्क होता है। हमारे पेशेंट्स हैं हरियाणा में और इधर नॉर्थन राजस्थान में हुक्का कल्चर बड़ा कॉमन है। तो जैसे पेशेंट आते हैं तो उनसे पूछेगा आप स्मोक करते हैं? ना साहब मैं बीड़ी नहीं पीता, मैं सिगरेट हुक्का पीता हूँ। हुक्के से तो नुकसान होता ही नहीं है। बोले कैसे नहीं होता? कि उसके अंदर तो पानी से छन के आती है, फिल्टर होके आती है, तो उससे नुकसान नहीं होता। जबकि स्टडीज हुई है, उन्होंने कंपेयर किया है, तो एक हुक्के से भी उतना ही नुकसान है पीने से जितना कि बीड़ी सिगरेट से। कारण पहली बात तो एक हुक्के के में एक बार में 20 बीड़ी जितना तंबाकू एक साथ डालते हैं वो लोग। हाँ। इतना सा भर के डाल देते हैं। दूसरी बात, वो हुक्का कंटिन्यूस चलता रहता है। लोग चौपाल में बैठे हैं, वो घुमाते रहते हैं, एक के बाद एक, वो कंटिन्यूस चलता है, तो उसके कारण उसका एक्सपोजर और ज़्यादा होता है। तो हुक्का भी उतना ही नुकसानदायक है जितना कि बीड़ी सिगरेट है। चिलम भी उतनी है, जो गाँव में लोग चिलम भी पीते हैं वो भी उतनी है। किसी भी फॉर्म में स्मोक आपके लंग्स में जा रहा है, तंबाकू आपके लंग्स में जा रहा है, तो वो नुकसानदायक है। सेम वो फ्लेवर्ड हुक्का के लोग बोलते हैं कि साथ इसमें तंबाकू ही नहीं है, इसमें तो ये है ही नहीं, ये तो फन है ये। इससे इसको तो वेपिंग बोलते हैं। वेपिंग डिवाइस में एक तो ई सिगरेट आ गई है कि फ्लेवर्ड हुक्का आ गए। इस पर भी काफ़ी रिसर्च हुआ है। वेपिंग के कारण जो बीमारियां होती है लंग्स में, उसको इवाली बोलते हैं। ई सिगरेट और वेपिंग रिलेटेड लंग इंजरीज वो भी सेम है। लंग्स में निमोनिया होना, धीरे धीरे अस्थमा डेवलप हो गया, दमा डेवलप हो गया, कैंसर डेवलप हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ये जो वेपिंग वगैरह है वो साइड इफेक्ट से फ्री है, उस पर भी उतना ही साइड इफेक्ट है। ओके। और अब जैसे किसी को लत लग गई है, क्या करे, बट अब वो छोड़ना चाह रहे हैं, तो स्मोकिंग से, जैसे चाहे हुक्का हो चाहे वेपिंग हो, इन सब से छुटकारा कैसे पाया जाए? देखिए, छोड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो विल पावर। आदमी अगर ठान ले कि मेरे को छोड़ना है, तो उसको छोड़ना, उसकी विल पावर इतनी होनी चाहिए कि उसको तलब लगे। 7 दिन तक उसको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, जैसे ही छोड़ी चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसका नींद नहीं आएगी, उसको एसिडिटी हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा। धीरे धीरे वो जो निकोटिन रिसेप्टर्स हैं उनका नंबर कम होने लग जाता है ब्रेन में, और महीना होते होते सब सेटल हो, उसके बाद उसको लत नहीं लगती। लेकिन उसको इतनी विल पावर चाहिए कि उस 1 महीने में तक उसको अब्सटेन कर सके। तो क्या ओनली विल पावर से छूटेगा? नहीं, उसके लिए फिर आगे सपोर्ट सिस्टम है। जैसे नेशनल क्विट हेल्पलाइन है एक, टोबैको क्विट हेल्पलाइन, सरकार ने बाकायदा बनाई हुई है, उसका नंबर है, उस पर आप कॉल करो, वो लोग आपको काउंसलिंग करते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं साथ में, जैसे कि मैंने बोला कि निकोटीन के कारण प्रॉब्लम होती है, तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, चिंगम आती है, निकोटीन गम आती है। उसमें हम उनको बोलते हैं कि आप उसको यहाँ पे रखो, दांतों मसूड़ों के दांतों के बीच में दबा के, जैसे आपको तलब लगे दांत के नीचे लेके उसको दबा लो, तो उसमें आपको ब्लड में निकोटीन मिल जाएगी, तो आपकी तलब खत्म हो जाएगी। बाकी चीज़ें कुछ नहीं है। धीरे धीरे उस चिंगम का नंबर आप कम करते जाओ। दूसरा एक पॉलिटिकल सपोर्ट, सॉरी, जो फैमिली सपोर्ट होता है कि हाँ, फैमिली लोग मेंबर्स हैं, वो स्मोकिंग वाले को तिरस्कृत करने के बजाय उसको थोड़ा सा इमोशनली सपोर्ट दें कि हाँ तू छोड़ सकता है, ऐसा है, नहीं पीना है। उसको बार बार ये चीज़ याद दिलानी, धीरे धीरे वो उसको छोड़ देता है। और क्विट हेल्पलाइन तो है ही, उस पर वो डॉक्टर उनको ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, उस पर वो बात करके सारा वो कर सकता है। कुछ और भी दवाइयाँ हैं जो जो मूड, एक्चुअली क्या है कि विड्रोवल सिम्टम्स में आदमी का मूड ख़राब हो जाता है, उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, बुप्रोपियन है और है, वो सारी अवेलेबल है। आदमी अगर विल पावर है तो दूसरों के सपोर्ट से आराम से उसको छोड़ सकते तो हैं। अगर किसी को अपनी स्मोकिंग, जो चाहे 20 साल की हो चाहे 30 साल की हो, अगर वो छोड़ना चाहे, तो पहली चीज़ है उनके अंदर विल पावर होनी चाहिए। दूसरी है, अगर आपको चलो निकोटीन की नीड है तो आप निकोटीन गम वगैरह ले लो, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो आपकी हेल्प करेगा। निकोटीन हेल्पलाइन से आप कंसल्ट करो, वो आपको प्रॉपर तरीका बताएंगे। और आपको 1 महीने भर की तकलीफ होगी, धीरे धीरे पहले 7 दिन बड़े मुश्किल से निकलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है और आपकी विल पावर बढ़ जाती है, तो उसके बाद में आप आराम से उसको छोड़ सकते हैं। दूसरा एक छोड़ने में क्या है कि कुछ लोग क्या है कि एकदम जोश में आके एक बार एकदम छोड़ देगा, आज से नहीं पिएंगे, फिर उनको विड्रॉवल सिम्टम आते हैं, अगले दिन फिर पीना लग जाते हैं। इसका बेस्ट तरीका होता है कि आप एकदम से छोड़ने के बजाय अमाउंट कम करते जाओ। कोई आदमी अगर आज 20 सिगरेट पी रहा है तो डिसाइड कर ले मैं कल से 10 ही पीऊँगा, मैं 1 वीक तक 10 पीऊँगा, 1 वीक तक 10 पी, उसके बाद बोले मैं 5 पीऊँगा, उसके नेक्स्ट वीक 5 पीऊँगा, उसके बाद में एक सुबह एक शाम को पीऊँगा, उसके बाद में 1 पीऊँगा। धीरे धीरे अगर छोड़ेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी। और जैसे भी आपने बोला था निकोटीन गम खा लो, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि टाइम के साथ फिर स्मोकिंग की आदत तो चली गई, अब निकोटीन गम खाने की आदत? उसका धीरे धीरे आप कम करते जाते हो, क्योंकि उसमें उतना मज़ा नहीं आता। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, तो जैसे कि हम बात करें कि स्मोकिंग का कल्चर बढ़ता जा रहा है और उसमें भी बढ़ रहा है, वो तो प्रॉब्लम है ही।
आजकल फीमेल्स में कल्चर और ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले फीमेल्स में इतना स्मोकिंग का अब कल्चर, लड़कियां भी पी रही है। अब पी रही हैं। और उसका एक ही रीज़न है, लड़कियों को लगता है कि वाई बॉय शुड हैव ऑल द फन, लड़के ही क्यों, लड़कियां लड़कों से कम हाँ थोड़ी है। कम थोड़ी हैं। तो वो भी है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके लिए क्या है, थोड़ा सा जागरूकता की जरूरत है कि भाई ये चीज़ ऐसा कोई बोल्डनेस का उसका वो नहीं है, आगे हाँ। जाके आपको लाइफ में प्रॉब्लम करने वाली है। तो तो जैसे जो थोड़ा सा गर्ल्स स्मोकिंग करती है, उनसे तो लाइक जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन स्मोकिंग करे, तो फिर उनके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लो बर्थ वेट होता है बेबी में, हम्म। बेबी में अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाय बर्थ ही बाई बर्थ ही, क्योंकि मदर करी है ना, हम्म। मदर करी है तो मदर के थ्रू उसके ब्लड में भी जा रहा है। हम्म। तो जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें, बिल्कुल और जो करने की। नॉर्मल जैसे जो गर्ल्स पीरियड लाइक जैसे 20-21 साल की या फिर 30 तक मानते हैं, हम्म, तो अगर वो स्मोकिंग कर रही है, मेल और फीमेल दोनों की बात करते हैं, तो क्या उन दोनों की सेक्सुअल लाइफ इफेक्ट होती है इससे? हाँ, स्मोकिंग के कारण थोड़ा सा जो सेक्सुअल अर्ज है, हम्म। या जो कहें कि परफॉर्मेंस एंजाइटी, हम्म। वो होता है सारा। तो ये तो बॉयज में हुआ ना, फिर फीमेल में क्या होता है? फीमेल में अर्ज वगैरह है, थोड़ा सा मेंटल इरिटेशन वगैरह है, वो सारा होता हम्म। है। स्मोकिंग इल इफेक्ट आदमी की सेक्सुअल लाइफ पे भी होते हैं। अब दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हम्म। हूँ। घर में खाली मेल ही स्मोक कर रहा है, हम्म। तो इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान मेल को ही होगा, उसके बच्चों को भी नुकसान होगा। बच्चों को कैसे होगा? उसकी फीमेल जो घर में जो वाइफ है उसको भी होगा। उसको बोलते हैं सेकंड हैंड स्मोक। भाई धुआं बाहर भी तो निकल रहा है, हाँ। जो अंदर जा रहा है उतना ही धुआं बाहर भी तो निकल रहा है। इस कमरे में बैठ के मैं अगर आज स्मोक करता हूँ, तो इस कमरे में धुआं कमरे में भी तो जाएगा, तो आप दोनों तो बैठे हो तो आपको भी तो लंग्स में जाएगा। तो हम थोड़ी पी रहे हैं। तो आप पी तो नहीं, आपके फेफड़ों में जा तो रहा है ना। तो वो भी वो स्मोक। डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट पी रहा हूँ, हम्म। पी के मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ। हम्म। तो आपके जो रूम में जो इन्वायरमेंट में जो एयर है उसके अंदर वो चीज़ धुआं और वो सारा चीज़ें आ गई। हम्म। अब आप सांस तो इसी रूम में लोगे ना। तो सेकंड हैंड स्मोक भी उतना ही हानिकारक है जितना कि फर्स्ट हैंड स्मोक है। तो इससे अच्छा फिर हम भी पी लेते हाँ, तो वो चीज़ है। तो इसलिए जो अगर फैमिली में अगर मेल मेंबर कर रहा है स्मोक, तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान उसका एडल्ट से ज़्यादा बच्चों को होता है। चाहे पॉल्यूशन ले लो, चाहे स्मोकिंग का पॉल्यूशन ले लो, हम्म। बच्चों को नुकसान ज़्यादा होता है। क्योंकि रीज़न क्या है कि जो भी ये कार्बन पार्टिकल्स हैं, जो इनको जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स जिसको अपन PM2.5 और PM10 बोलते हैं, हम्म। वो सतह के नज़दीक होते हैं। थोड़ा सा भारी होने के कारण ज़मीन के नज़दीक जमीन। आते हैं। तो आदमी जो एडल्ट है उसकी तो हाइट ज़्यादा है, लेकिन बच्चा जो है वो तो उसकी हाइट कम है। तो वो तो उसी एनवायरनमेंट में ब्रीथ कर रहा है, तो उसको उसका नुकसान ज़्यादा होता है। तो एक तरह से वो भी स्मोकिंग वो कर भी रहे स्मोक कर रहा है। तीसरी चीज़ है, ये तो स्मोकिंग कारण होगी। दूसरे मेन कारण जो एक होता है, फीमेल्स बेचारी पहले स्मोक नहीं करती थी, हैं। फिर भी उनको कैंसर होता था, दमा होता था। उसका रीज़न था बायोमास फ्यूल। जैसे आप गांव में देखते हो, लकड़ियाँ, औरतें सारे दिन चूल्हा चूल्हे जलाते। पे काम करती हैं, उसमें हम्म। लकड़ियाँ जलाती हैं, गोबर के कंडे जलाती हैं। इसको बायोमास फ्यूल बोलते हैं। उसके कारण आप देखोगे तो गांव में जो उनकी किचन्स होती थी बिल्कुल बंद, उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं, अंदर धुआं भरा हुआ है। हम्म। शाम के टाइम गाँव में घरों से धुआं उठ रहा है, वो दूध गर्म कर रहे हैं उसमें गोबर के वो डाल के। तो उसके कारण भी उतना ही इफेक्ट होता है जितना कि स्मोकिंग के कारण होता है। उसको बायोमास फ्यूल स्मोक बोलते हैं। तो फीमेल्स में जो रूरल फीमेल्स में हैं, उनमें लंग डिजीज होने का मोस्ट कॉमन कारण वही है। लेकिन आजकल पॉलिटिकल विल अपनी स्ट्रॉन्ग है, गैस का धीरे धीरे बढ़ रहा है, उज्ज्वला योजना सरकार लेके आई है। तो गांव में अब धीरे धीरे वो लकड़ी के चूल्हे का चलन खत्म हो रहा है और गैस सिलेंडर आ रहा है। तो वो जो लकड़ी के चूल्हे का मतलब उससे एयर पोल्यूशन में बराबर भागीदारी है उसकी? हाँ, बराबर भागीदारी, उसके एयर पोल्यूशन में भागीदारी है। पोल्यूटेड रहता है ना। हम्म। दूसरा, गांव में भी एक तो घर जो है वो ज़्यादा वेंटिलेटेड नहीं होते, हम्म। बिल्कुल बंद होते हैं। उसके अंदर वो धुआं है, तो बच्चे भी उसी इन्वायरमेंट में खेल रहे हैं, तो उनको भी उतना ही नुकसान है उससे। ओके। और जैसे स्मोकिंग से क्या क्या इफेक्ट, मतलब क्या क्या बॉडी पे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे जैसे लंग से रिलेटेड तो मैंने आपको बताया, लंग हम्म। कैंसर हो जाता है, दमे की तकलीफ हो जाती है, अस्थमा है, हम्म। ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज का रिस्क, हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, आँख का कैंसर हो सकता है। और स्मोकिंग से स्किन ड्राई कैसे हो जाती है? एक्चुअली स्किन के जो अपने जो स्किन के जो जिसको अपन बोलते हैं कि चमक है, वो धीरे धीरे स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स के कारण, क्योंकि ब्लड में ये सारी चीज़ें मैं जैसे बताया कि निकोटीन के साथ 4000 और कंपोनेंट्स हो जाते हैं, तो धीरे धीरे ब्लड में जाते हैं। ब्लड तो पूरे बॉडी में ही जाएगा, तो उसका जो रूटीन में अपने जो फंक्शनिंग है उसको वो कम करता है। तो एजिंग बहुत जल्दी होती है स्मोकर्स की, फास्ट एजिंग होने लग फास्ट जाती है। एजिंग होने लगती है। अगर कोई 20 की एज में स्टार्ट कर रहा है तो वो 25 तक, तो फिर वो 30-35 का लगेगा। वही है ना, 40 ईयर्स में तो बिल्कुल बूढ़ा लगने लग जाते हैं लोग, वो- दमे की तकलीफ हो रही और है। फिर डार्क सर्कल भी होने लग जाते हैं। हाँ, वो सारा स्किन का जो एक नॉर्मल
जो ग्लो है वो चला जाता है। और लिप्स ब्लैक कैसे हो जाते हैं उनके इतने? लिप्स कार्बन के कारण होते हैं, कार्बन जो के धुआं कारण? जाता है तो उसके कारण कार्बन के कारण, कार्बन पार्टिकल्स हम्म। उसके कारण लिप्स ब्लैक हो जाते हैं। तो जैसा कि अभी हम आपने बताया कि है ना उनसे ये सब इफेक्ट होगा, है ना, स्किन ड्राई हो जाएगी, एज फास्ट होने लग जाएगी, है ना, और लिप्स भी थोड़े ब्लैक हो जाते हैं, आईज भी थोड़ी सी शायद इफेक्ट होने लग जाती फिर है। आई अंदर चली ये जो जाती है बहुत व्हाइट ज़्यादा। कलर होता है ना आई का, ये वो ब्लैक भी के हो अलावा जाता है, थोड़ी ये, आईज अंदर की चली हाँ जाती है, बॉडी येलो में येलो। फेट कंपोनेंट कम होने लग जाता है। तो हाँ। अब जैसे फिर आपने हमने छोड़ने की बात की, कोई इसको कैसे छोड़ सकता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे, कि पता है नहीं करना ये सब, वो बट तो फिर भी लत लत जो है ना, आपको बताऊं, जैसे अब लत लग गई, उसको छोड़ेंगे तो उसका इतना विड्रोवल सिम्टम्स जो है ना बहुत ज़्यादा है। हम्म। आदमी उसके बिना रह नहीं पाता, उसकी हालत ये हो जाती है। तो उसके लिए तो आपको फैमिली सपोर्ट है और भी बहुत सारे सपोर्ट है। आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपको हेल्प करेगा, दवाइयाँ भी हैं, सारी चीज़ें हैं, उनकी बिहेवियरल थेरेपी भी होती है। हम्म। जो उसमें साइकेट्रिस्ट जो है उनका या साइकोलॉजिस्ट का बहुत अच्छा ज़्यादा रोल होता है, कि वो बिहेवियरल थेरेपी होती है उनकी, कि वो आप उनको बताएंगे कैसे छोड़ना है, क्या तरीका बट है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से तो लोग डरते हैं। अब वो चीज़ें थोड़ा सा ऐस कुछ मिथ तो है ही, कि उनको हाँ, लगता है कि ऐसा होता है ना कि साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, यानी पागल बोलेंगे, कुछ पागल पागल है ये तो। पागल। लेकिन ऐसा है नहीं, धीरे हाँ, धीरे आजकल तो खैर धीरे धीरे बदल रहा है, लोग साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेते हैं। हाँ, हाँ, जो रियल में छोड़ना चाहता है तो छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं वही एक विल पावर की हुँ, बात है कि हाँ भाई मेरे को छोड़ना ही है, तो बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं। ओके। और अब एक लास्ट क्वेश्चन और है कि अ, जो जैसे अल्कोहल है ना और स्मोकिंग है, दोनों की लत बहुत ही खतरनाक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन-सा है हमारी बॉडी के लिए, कि कौन ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है? नहीं, दोनों का देखो, नुकसान तो दोनों से ही है, हुँ, फायदा तो किसी भी चीज़ से नहीं है। और दोनों का यूजली जो आदमी अल्कोहल लेते हैं वो स्मोक भी साथ में करते ही हैं। हुँ, दोनों के टारगेट ऑर्गन अलग अलग है। अच्छा अल्कोहल जैसे लीवर पे ज़्यादा इफेक्ट करती है, हुँ, लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, हुँ। किडनी से रिलेटेड, तो वो अल्कोहल से ज़्यादा होती हैं। स्मोकिंग से लंग और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। बाकी नुकसानदायक दोनों हैं, और स्मोकिंग हो या फिर अल्कोहल, अल्कोहल हो, दोनों को मतलब नुकसानदायक तो। छुड़वा सकते हैं उनको, है ना? हाँ, हाँ, दोनों ओके। छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल काफ़ी तरीके उपलब्ध हैं, काफ़ी तरह की हेल्प, जैसे एक विल पावर चाहिए कि हाँ मेरे को छोड़ना है, हुँ, तो हुँ। सपोर्ट सिस्टम की कमी नहीं है आजकल काफ़ी जगह। ओके, तो ये तो हो गया स्मोकिंग और वेपिंग, जो हमारे लंग्स को और हमारी बॉडी को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। और इसी के साथ में एक आता है पॉल्यूशन, है ना? तो आज के टाइम पर देखा गया है कि मतलब डेली 92 इंडियंस ऐसे हैं जिनकी डेथ एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। यानी कि जो देखा जाए तो कोविड से ज़्यादा है। जो डेथ कोविड में हो रही थी ना, उससे ज़्यादा डेथ डेथ आज के टाइम पर, यानी कि आज के दिन में भी 92 इंडियंस ऐसे हैं जो एयर पॉल्यूशन की वजह से मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। नहीं, डेफिनेटली आप सही कह रहे हो। पॉल्यूशन भी उतना ही हानिकारक है जितना स्मोकिंग है, हम्म। बस उसमें अपन इनडायरेक्टली ले रहे हैं, वो इनडायरेक्ट तरीके से जा रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि लंग्स अपने ऐसे ऑर्गन है जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है। हम्म। तो जो भी इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम होगी, अपने शुद्ध हवा के अलावा जो भी प्रॉब्लम इसमें है, अब इसमें पॉल्यूशन में जैसे जगह जगह फैक्ट्रीज हैं, उनके कारण धुआं है, हम्म। मोटर व्हीकल हैं उनके कारण धुआं है, जो पेट्रोल का धुआं, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, तो ये सारी चीज़ें लंग्स में जाती हैं। इसमें एक चीज़, आप पोल्यूशन की बात करते हैं तो पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 की अपन बात करते हैं, वो साइज़ होती है उनकी बेसिकली। हम्म। तो अपने लंग्स में क्या होता है कि काफ़ी डिफेंस मैकेनिज्म है। हम्म। जो 5 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल हैं वो अपने लंग्स तक नहीं पहुंचते, वो मैक्सिमम अपने नाक में रह जाते हैं। हम्म। अपने नाक की जो म्यूकोसा होती है वो थोड़ी सी वेट होती है, तो हम्म। उसमें चिपक जाते हैं। हम्म। फिर उसके जाएंगे तो और आगे जो अपने एयरवेज हैं उनकी म्यूकोसा में निकलना है। लेकिन जो जो पार्टिकल मैटर 2.5 माइक्रोन से जो नीचे हैं, वो डायरेक्ट अपने लंग्स में लास्ट तक चले जाते हैं, जो अपना एल्विलाई लेवल बोलते हैं, जहाँ पे अपना गैस एक्सचेंज होता है, हम्म। वहाँ तक जाके उसको डैमेज करते हैं। तो पॉल्यूशन के कारण भी वही सारी बीमारियाँ होती हैं जो स्मोकिंग के कारण होती हैं। दमा हो गया, अस्थमा हो गया, वो सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही तो एयर होती हैं। पॉल्यूशन के मेजर कॉजेज जैसे आपने एक दो बताए, कि एक तो लाइक जैसे व्हीकल का हो गया, और जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हो गया। मोटर व्हीकल बहुत बहुत हम्म। बड़ा कारण है, फैक्ट्रीज है। हम्म। दूसरा जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसके कारण डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं। हम्म। तो ये सारी चीज़ें ही जैसे पॉल्यूशन करती हैं। कंस्ट्रक्शन की आपने बात की, जैसे कोई भी इंडिया में ऐसा होता है, कोई भी रोड है हम्म, बनी, बनने के बाद याद आता है कि ठीक है अब इसमें पाइपलाइन देनी है, कि तोड़ेंगे तो उसको। रोड को तोड़ेंगे। हम्म, तोड़ दिया, बट फिर जिम्मेदारी बनती है कि उसको बनाकर भी जाओ, और सही तो हाँ, करके जाओ, एटलीस्ट उसको जैसा है वैसा तो करके जाओ। बट वो नहीं होता, फिर उससे वो पॉल्यूशन। एक्चुअली इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम्म। जो जो रोड बना रहा है उसको मतलब मेरे को रोड बनानी है, बस वो चाहे पानी वाले की लाइन टूट जाए, बिजली वाले की टूट जाए, टेलीफोन वाले की टूट जाए, हम्म। वो उसको तोड़ देगा।
फिर बिजली वाले का काम इतना है कि उसको खाली अपनी लाइन ठीक करनी है, चाहे वो उसके लिए रोड तोड़ दे, और पानी वाले की तोड़ दे, चाहे टेलीफोन की तोड़ दे। तो ये पॉसिबली एक्चुअली क्या है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं है। बट इससे लोग उस परेशान होते हैं ना। लोग परेशान होते हैं। इसमें तो क्या, अब सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ है तो चारों डिपार्टमेंट साथ में बैठे। बिजली वाला बोले मेरे इधर से पाइप वो केबल जा रही है, उसको मत छेड़ना, अगर प्रॉब्लम होगी तो उसी टाइम उसको ठीक करे। रोड वाला रोड तोड़ने के बाद सारा काम ठीक हो, उसके बाद रोड बना। लेकिन वो नहीं हो रहा, धीरे बट उल्टा होता है। धीरे धीरे ठीक है, प्रोग्रेस कर रहे हैं अपन। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहा है, शायद धीरे धीरे इन चीज़ों में होगा। जैसे आपने बोला कि डेवलपिंग कंट्री है, अभी तो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। होगा। तो और एयर पोल्यूशन तो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ना, पेड़ काटते जा रहे नहीं, हैं। अभी जैसे थोड़ा सा काफ़ी कुछ इस डायरेक्शन में सरकार भी काम कर रही है। जैसे हम्म। अपन देखेंगे तो पिछले 2 साल में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स काफ़ी आ गए, हाँ, तो अब मेरा सवाल यही है। इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह आ हाँ। गई, तो वो एक अच्छा कदम है। अब धीरे धीरे काफ़ी दिखने लग गई हैं, तो धीरे धीरे ये डीजल व्हीकल्स फेज आउट होंगे। ओके। फैक्ट्रीज में भी काफ़ी वो कर रहे हैं, कुछ फिल्टर्स वगैरह लगा रहे हैं, फैक्ट्रीज को पॉपुलेशन एरिया है उससे दूर शिफ्ट कर रहे हैं। तो चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे, वो धीरे धीरे ओके, तो जैसे आपने बताया ई व्हीकल और जैसे फैक्ट्री में फिल्टर का यूज हो रहा है, तो अब मेरा सवाल यही है कि एयर पोल्यूशन पे कैसे कंट्रोल किया जाए। देखो, सबसे पहले तो यही कि जो व्हीकल्स हैं इसमें भी देखो, ऐसा नहीं है कि ये खाली सरकार का ही काम है, ये आम आदमी की भी जिम्मेदारी है। अब लोग क्या है कि आप देखेंगे कुछ गाड़ियाँ इतना धुआं देकर जा रही हैं, लोग अपने थोड़े से पैसे के फायदे के लिए उनके टाइम पे सर्विस नहीं करवाते। अगर आप अपने व्हीकल की टाइम से सर्विस करा रहे हैं तो वो अननेसेसरी धुआं नहीं होगा। दूसरा क्या है कि अननेसेसरी व्हीकल्स को एक्सीलरेट करते हैं, जितना ज़्यादा आप एक्सीलरेट करोगे उतना ज़्यादा धुआं छोड़ेगा पॉल्यूशन पीछे। होगा। तीसरा, जैसे अपन खड़े हैं, रेड लाइट हो रही है, अपने को पता है कि सामने टाइम है 3 मिनट की रेड लाइट, तो इंजन बंद करते हैं। उससे थोड़ा थोड़ा करके भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट आ जाता है। तो अपना भी एक टाइमली वो कराएं। इसमें मेनली कॉमर्शियल व्हीकल्स का है कि वो अपने व्हीकल्स को टाइमली वो सर्विस वगैरह नहीं कराते। और पब्लिक की क्या, सरकारी बसें भी अपने तो जयपुर में चल रही है, तो आप देखो उनके पीछे धुआं की लाइन बनी रहती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा सबको सोचना पड़ेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि आप अपना कर्तव्य ढंग से करें धीरे धीरे। अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो भी रूल है कि आप उसको कवर करके रखें, जिससे उसकी डस्ट जो है इन्वायरमेंट में नहीं जाए। लेकिन नहीं होता, ऐसा करता कौन? थोड़े से फायदे के लिए अपन नहीं करते। तो वो चीज़ें तो धीरे धीरे छोड़नी तो पड़ेगी। मतलब इस पे कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है? एक तो मतलब गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो कर रही है। रूल्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए। दूसरा, पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें नुकसानदायक है, ये दूसरों को नहीं, आपको भी नुकसान कर रही है। जब वो खुद पे लेके करेंगे हाँ। कि लाइक ये मुझे इफेक्ट कर रही है, अब तब जाके जब कंट्रोल होगा। जागरूकता आएगी, हाँ ठीक है, चीज़ अपने कंट्री के लिए नुकसानदायक है, अपने पब्लिक के नुकसान है, धीरे धीरे वो होगा। और ये जो पोल्यूशन और स्मोकिंग, इनकी वजह से जो क्रोनिकल लाइफस्टाइल डिजीज हो रही है, आप उनके बारे में बताइए, कौन कौन सी हो रही है? जैसे क्रोनिक डिजीज में तो एक तो मैंने दमा बताया, सीओपीडी हो जाती है। ये जैसे आदमी 40 का हो, उसके बाद में दमे की तकलीफ उसको हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, बार बार सर्दियों में भर्ती होता रहता है, तो ये क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक हार्ट डिजीज हो जाती है, हार्ट वीक हो गया, पैरों में सूजन आ रहा है, चल फिर नहीं सकता, तो ये सारी क्रोनिक डिजीज जो है उसके साइड इफेक्ट हैं। और जैसे और कौन कौन सी हो सकती है? ये तो आपने बता दिया कि हार्ट की और क्योंकि दमा, स्ट्रोक आ सकता है ब्रेन में, आदमी को लकवा मार गया। तो बेसिकली ये मैं जैसे मैंने बताया कि स्मोकिंग से बॉडी के सारे ही ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। तो मेन होते हैं हार्ट है, लंग है, ये तो ज़्यादा इफेक्ट, लेकिन वैसे अछूता कोई भी ऑर्गन इससे नहीं रहता। धीरे धीरे वो चीज़ नुकसान करती जाएगी। तो यानी कि इससे जो क्रोनिक लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही है वो 30 to 40 एज में जाके होगी। हाँ, पहले मतलब चांसेस कम है। शुरू में नहीं है, वही तो बात है। यानी ये धीरे धीरे होने वाली बीमारी है। आप धीरे धीरे कोई चीज़ आप करते जा रहे हो, उसका इफेक्ट आपको बढ़ता जाएगा। ओके, यानी कि अगर कोई 40 की एज में गया तो उसको फिर बहुत सारे चांसेस है हार्ट अटैक के और हाँ, बहुत सारे नुकसान। और ये अस्थमा जो है ये पोल्यूशन से होता है या फिर ऐसे? नहीं, देखो ये 2 टर्म है अपने समझ, एक होता है अस्थमा, एक होता है सीओपीडी, जिसको अपन दमा बोलते हैं। अस्थमा जो है वो जेनेटिक डिजीज है, उसमें कुछ जेनेटिक के साथ में इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है। उसमें क्या है कि वो अर्ली एज में होता है, जैसे बच्चा है, बच्चे को हो रहा है तो वो अस्थमा है। वो उसको क्या है कि एलर्जी होती है कुछ सर्टेन चीज़ों से, उसके एक्सपोजर होता है, तो उसको फिर अस्थमा डेवलप हो जाता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। तो उसमें एक होता है कि कुछ का, जैसे फैमिली में कोई पेरेंट्स अस्थमेटिक है, एक पेरेंट है तो चांस है कि बच्चे को 30% चांस है कि उसको अस्थमा हो जाए, दोनों है तो 50% चांस है कि उसको आगे अस्थमा होगा। साथ में इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो वो चीज़ ज़्यादा प्रेसिपिटेट करती है। अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी कि दिल्ली में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनमें 30% को अस्थमा था। बच्चों को, क्योंकि रीजन दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो 30% बच्चों में अस्थमा के लक्षण थे। तो अस्थमा है। दमा जो है वो स्मोकिंग या पोल्यूशन या बायोमास फ्यूल इसके कारण होता है, और वो यूजुअली 40 की एज के बाद में
इफेक्ट करता है। लक्षण दोनों के सेम ही होते हैं, चलने फिरने पे, सांस फूलना। जी। तो बच्चों में अगर अभी से मतलब 30% को अभी अस्थमा तो है इसलिए तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बच्चों में ये पॉल्यूशन और इनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ज़मीन की सतह के ज़्यादा नज़दीक वो होते हैं, हैवी होते हैं थोड़े। हैवी होते हैं, और बच्चे की हाइट कम है तो वो उसी एरिया में ब्रीदिंग करता है, हम्म, तो वो यूजुअली 4 फीट के लेवल के नीचे जमा हो जाते हैं आके। अब अपन जैसे एडल्ट है वो तो 5 फीट का, 6 फीट का, तो उसको थोड़ा सा उसके उधर कंसंट्रेशन कम है जहाँ से वो हम्म, ब्रीथ कर रहा है, लेकिन बच्चा तो उसी के अंदर ब्रीथ कर रहा है। इस वजह से। हम्म। और बच्चों में शायद ओबेसिटी भी बढ़ रही है पॉल्यूशन की वजह से। नहीं, पॉल्यूशन ओबेसिटी तो पॉल्यूशन नहीं है उसका रीजन। आजकल बच्चों में क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी कम होगी। हम्म, अपन जैसे आप अपना बचपन याद करें तो हम खूब खेलते थे बाहर। आजकल बच्चे क्योंकि सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी इतना आ गया कि वो बाहर खेलना ही बंद कर दिया, वो वीडियो गेम खेलते हैं। तो हाँ, गेम के नाम पे वीडियो फिजिकल गेम। एक्टिविटी नहीं रहेगी तो ओबेसिटी तो बढ़ेगी। ओबेसिटी इस ओबेसिटी वजह से। काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, उसका रीज़न है कि फिजिकल एक्टिविटी कम होगी बच्चों की। दूसरा, खान पान, खाने में बेसिक बहुत सारी चीज़ें आ गई जो नेचुरल नहीं है। तो अपना नेचुरल खाना उससे अलग है, जैसे पिज्ज़ा है, पास्ता है, जिनमें बहुत ज़्यादा चीज़ है और सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ओबेसिटी बढ़ाती हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम है, इसलिए ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और अभी जैसे अभी हमने अस्थमा की बात की थी तो वो हम्म। बीमारी है या फिर एलर्जी है? नहीं, अस्थमा बीमारी है, बीमार। इसका मेन कॉज एलर्जी है। किसी चीज़ से एलर्जी होती है। हम्म, बच्चे को जैसे डस्ट, कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी है, घर में जैसे डस्ट है, मॉर्निंग में झाड़ू लगती है, छींकें आना शुरू होगी, धीरे धीरे अस्थमा डालो हो गया। कुछ पेड़ों के जो परागण्स होते हैं उनसे होती है, कुछ स्पेसिफिक पेड़ों, वो स्पेसिफिक सीजन में होती है। हम्म, जैसे ये विलायती कीकर वगैरह अपने लगी हैं, तो इनके जब फूल आते हैं उस टाइम उनके उससे वो है एक। वो वाइट कलर के वो हाँ, निकलते हैं। तो उनसे जो परागण जो हवा में आते हैं, फिर हम्म, जैसे जो आदमी उससे एलर्जिक है वो सांस लेता है, उसकी बॉडी में जाते हैं और वो इफेक्ट आ जाता है। एक जैसे एक पेड़ होता है हेलोपेटेलिया, बंदर की रोटी बोलते हैं, उसके उसके परागण से काफ़ी लोगों को एलर्जी। हम्म। तो ये तो अलग अलग सर्टेन चीज़ों से एलर्जी होती है, लेकिन डस्ट से सब मोस्ट कॉमन को होता है कि लोगों को डस्ट से काफ़ी एलर्जी होती है। ये तो हो गया पॉल्यूशन जो हम घर के बाहर की बात कर रहे हैं ना। क्या हमारे घर के अंदर भी पॉल्यूशन है? नहीं, डेफिनेटली है। ये अपने घर के अंदर भी हवा पानी तो वही है जो बाहर। नहीं, जैसे जो हम जैसे कैंडल जलाते हैं, अगरबत्ती हाँ हाँ, जलाते हैं, वो भी डेफिनेटली क्या डेफिनेटली, पॉल्यूशन में यस काउंट होता यस, है? डेफिनेटली है। अगरबत्ती इसकी और हाँ, वो प्रॉपर स्टडीज हुई कि अगरबत्ती जो लोग सुबह अगरबत्ती जलाते हैं जो उससे एलर्जिक हैं तो उनमें अस्थमा डेवलप हो जाता है। अगरबत्ती से हाँ, मतलब कह धुआं उस। तो है ही। धुआं किसी भी फॉर्म में बट वो हो, तो सुगंध वाली दुआ है ना। धुआं किसी भी, वो तो अपने उसमें अंदर एक कुछ कंपोनेंट डाल रखा है जिसकी खुशबू आती है, लेकिन ये तो मतलब ही नहीं। वो धुआं किसी भी फॉर्म में आपके लंग्स में जाएगा, वो नुकसान करेगा ही। यानी कि अगर आप कैंडल जला रहे हो हाँ, या फिर वो आप। चाहे घी का धुआं हो, और चाहे वो गोबर का धुआं हो, और चाहे वो अगरबत्ती का धुआं हो, और चाहे लकड़ी का धुआं हो, या तंबाकू का धुआं हो, वो यानी नुकसान कि करेगा। वो धुआं कैसा भी हो धुआं वो। कैसा भी हो, नुकसान करता है। और जैसे वो जो परफ्यूम डियोज वगैरह हाँ, आते जो हैं। लोग एलर्जिक हैं परफ्यूम से, काफ़ी लोग एलर्जिक हैं, जो उसकी जो परफ्यूम मारते हैं तो तुरंत उनको अस्थमा के सिम्टम्स आ जाते हैं। लंग्स प्रॉब्लम होती है इन हाँ, परफ्यूम की? अस्थमा में लंग्स प्रॉब्लम होते हैं, सांस में दिक्कत होने लग जाती है बाद में। यानी किसी हाँ परफ्यूम से भी अगर। हाँ, जो भी है, कुछ लोग वो सब लोग अलग अलग चीज़ से एलर्जिक होते हैं। कोई डस्ट से है, कोई हम्म। परफ्यूम से है, कोई पेड़ों के परागण से है, वो चीज़। कुछ लोग कॉकरोच से एलर्जी है। कॉकरोच से कैसे? कॉकरोच जैसे घर में घूमता है तो उसके कुछ पार्ट, जैसे प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, शरीर छूट जाते हैं, हम्म। वो अपन झाड़ू वाड़ू देते हैं, फिर वो एलर्जी करते हैं। अच्छा, वो तो फिर अलग बीमारी होगी ना। नहीं, एलर्जी है वो, उसके कारण भी एलर्जी लोगों को बार बार छींके आना, जुकाम होना, बाद में अस्थमा होना होता है। तो वो जैसे कि अभी मैंने बोला था कि वो क्या बोलते हैं, अगरबत्ती और कैंडल, हम्म। ये एक तरह से स्कैंटेड स्मोकिंग है। हाँ, अगरबत्ती, धूप, ये सारा स्मोकिंग ही है। ये स्मोकिंग में काउंट होता है, हाँ, फिर पॉल्यूशन में अगर काउंट। आप घर पे चलाते हैं तो फिर आपके घर में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, फ्रेश एयर आ रही है तो उसकी एयर बाहर चली जाए। तो फिर पूजा पाठ करें नहीं हाँ, करें? नहीं, पूजा पाठ आप कीजिए, थोड़ा सा वेंटिलेटेड स्पेस में रखें। हाँ। ऐसा नहीं कि पूरे दिन जला के रखें। और हम खुद को पॉल्यूशन से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अब देखो, पोल्यूशन से डायरेक्टली प्रोटेक्शन तो बहुत मुश्किल है। ये आपको सांस तो लेना आप नहीं छोड़ सकते, हाँ। लेकिन जिन लोगों को पहले से लंग डिजीज है, दमा है, अस्थमा है, तो एक तो जब बाहर जाएं तो मास्क वगैरह का यूज करें। नॉर्मल मास्क या फिर वो N95 मास्क आता है नहीं, वो? N95 तो एक तो थोड़ा सा उसको यूज़ करना कमर, उसके अंदर से सांस लेना मुश्किल होता है। नॉर्मल जो 3 लेयर मास्क आता है, सर्जिकल मास्क, वो भी सफिशियंट है इसके लिए। तो बाहर जाएं तो मास्क वगैरह यूज़ करें। दूसरा, एक सुबह और शाम के टाइम थोड़ा सा बाहर निकलने से बचेंगे, इस टाइम पोल्यूशन का लेवल मैक्सिमम होता है। जैसे टेम्परेचर कम होता है, पोल्यूटेंट्स नीचे आ जाते हैं, तो उन लोगों को उस टाइम उससे तो बचना चाहिए। मॉर्निंग वॉक पे जाए नहीं जाए? अगर जिनको अस्थमा वगैरह है हम्म। उनको अवॉइड करना चाहिए मॉर्निंग वॉक भी? मॉर्निंग वॉक। क्योंकि मॉर्निंग में पोल्यूटेंट्स का लेवल ज़्यादा, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में आप देखोगे तो सुबह और शाम को बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है, तो उस टाइम नहीं निकले। दूसरा, आजकल तो जैसे
फोरकास्ट भी होता है कि आज भी पोल्यूटेंट्स का लेवल ज़्यादा है, तो उस टाइम जब ज़्यादा हो लेवल उस टाइम उसको अवॉइड करें। वो चीज़। तो यानी कि एक तो मास्क हो गया है ना, हाँ, मास्क लेंगे, बाकी तो डायरेक्ट अब जो हवा सांस तो इसी एनवायरनमेंट में लेना है। और जो हम रूम में एयर प्यूरिफायर लगाते हैं, क्या वो सच में एयर की क्वालिटी बढ़ा देता है? देखो, एयर प्यूरीफायर का आज तक अभी तक डायरेक्ट एविडेंस कोई भी नहीं है कि वो बचाता है। कि सच में वो हाँ, इफेक्टिव है, नहीं है? क्योंकि आप पूरे दिन तो रूम में बैठ के नहीं रह सकते, हम्म। आप बाहर तो जाओगी। और दूसरा, एयर प्यूरीफायर में ऐसा, एयर प्यूरीफायर कुछ नहीं करता, उसके अंदर हेपा फिल्टर्स होते हैं। वो रूम की एयर उसके एक साइड से अंदर घुसती है, दूसरी साइड से बाहर निकलती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके फिल्टर्स में रह जाते हैं। लेकिन रूम बिल्कुल से एयर टाइट तो आपका नहीं होता, बाहर से एयर आ रही है। फिर भी आपको, जैसे आप घर के अंदर ही तो बंद नहीं रखते, आपको जाना ही है बाहर, तो निकलना ही पड़ेगा, आपको ऑफिस जाना है और जाना। तो इस बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस इसकी नहीं आई। अब कुछ स्टडीज़ में है कि जैसे आप रात को लगा के सोते हो तो आपको कुछ हद तक ये प्रोटेक्ट करता है, तो कुछ हद तक ही कर कुछ रहा हद तक ही करता है। बाकी ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस ऐसा नहीं है कि एयर प्यूरीफायर लगाने वालों में लंग की बीमारियाँ कम हो रही है और में ज़्यादा हो रही है। है, मतलब इफेक्ट उसका से ज़्यादा थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटजी ज़्यादा है। वो मार्केटिंग की वजह हाँ, से हो रहा है कि एयर प्यूरिफायर है तो हाँ, एयर प्यूरिफाई कर रहा है। हाँ, कुछ हद तक वो सपोर्ट करता है। कुछ हद तक। हाँ, जैसे आप जैसे रात को सो रहे हो तो ठीक है, आप 4-5 घंटे आपको वो थोड़ा सा एयर को प्यूरीफाई कर देगा। और सर, जैसा कि अभी हमने बात की कि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे वो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं पॉल्यूशन वाले, वो नीचे की तरफ नीचे होते हैं ना। हाँ, जैसे टेम्परेचर कम हाँ, होता है उनसे। टेम्परेचर कम होता है ना उस टाइम पे। हम्म, बट जैसे फिर आप हमें कुछ एक्सरसाइज बताइए कि जिनकी वजह से हम हमारे लंग्स को मतलब हेल्दी रख सकें। देखो, काफ़ी ब्रीथिंग एक्सरसाइज आती है, जैसे कपालभाति है, हम्म। अनुलोम विलोम है। जो भी काम करने से आपका सांस फूलता है हम्म। वो आपके लंग और हार्ट के लिए बेस्ट है। चाहे दौड़ना हो, चाहे साइकिल चलाना हो, चाहे वॉक करना हो, जिस चीज़ से आपका लंग्स और हार्ट ज़्यादा यानी काम करते हैं वो ब्रीथिंग हो रही है ज्यादा। ब्रीथिंग हो रही है, तो बेस्ट है। जैसे अब आपको अगर कोई अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप बाहर घूमने के बजाय घर में बैठ के आराम से अनुलोम विलोम या कपालभाति, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है हम्म। वो करें, वो काफ़ी अच्छी है। तो लंग्स के लिए हाँ, यानी कि एक तरह से योगा बोल सकते हैं। हाँ, या घर में भी जैसे आप साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं, हम्म। योगा सारा ही अच्छा है। हम्म। तो एक्सरसाइज तो सिर्फ यही है कि आप साइकिलिंग कीजिए, अपनी ब्रीथिंग की एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, योगा कीजिए। और इसके अलावा और कुछ? अगर आप एलर्जी वगैरह नहीं है तो आप रनिंग करके आओ, बाहर साइकिलिंग करके आओ, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। तो मतलब आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी फिजिकल है, एक्टिविटी, डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी आप करोगे तो ही आपके लंग्स। आपके ऑर्गन्स, लंग हो चाहे हार्ट हो। और ये जो लंग कैंसर होता है, ये जो अब स्टार्टिंग में ये चीज पूछना भूल गया कि ये जो लंग कैंसर होता है, ये स्मोकर्स को होता है या जो नॉर्मल पीपल है उनको भी हो सकता है? देखो, अगर हो रहा है तो 100 लोगों को अगर हो रहा है तो 80 आदमी स्मोक करने वाले हैं, 20 आदमी नहीं करने वाले। तो यानी कि फिर यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि जो 80 लोग हैं वो तो मतलब स्मोकर्स है बिना ना। स्मोक करने वाले से कई गुना ज़्यादा, कम से कम अगर आप बोले 4-5 गुना ज़्यादा चांस होते हैं कि स्मोकर्स में होने के। हम्म। कई टाइप के लंग कैंसर होते हैं, जैसे जो कुछ नॉन स्मोकर्स में भी होते हैं, लेकिन जो मेनली जो है वो स्मोकर्स में ही होते लंग कैंसर के टाइप कैसे? हैं। हिस्टोलॉजिकल टाइप्स होते हैं अलग अलग, अच्छा। तो उनका अलग अलग इटियोलॉजी होती है। ओके। जैसे कई बार फीमेल्स में कुछ एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं, वो फीमेल नॉन स्मोकर फीमेल्स में होता है, हम्म। लेकिन वो उसका परसेंटेज कम है। और पॉल्यूशन से टीबी की समस्या भी होती है? जो भी चीज़ आपके लंग्स की इम्यूनिटी को कम करती हाँ, है हाँ। वो आपके लंग्स में इन्फेक्शन के चांस बढ़ाती हम्म। और टीबी तो शायद है। स्मोकिंग के कारण भी टीबी के चांसेस बढ़ जाते हैं, पॉल्यूशन के कारण भी टीबी होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। देखो, इंडिया में टीबी का इंसिडेंस अराउंड 35%, जो इन्फेक्शन का इंसिडेंस अराउंड 35%। अभी भी। अगर अपन 3 बैठे हैं तो अपने में से एक आदमी टीबी से इन्फेक्टेड होगा, लेकिन बीमार नहीं है, उसको बीमारी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि जो बैक्टीरिया टीबी वाले आपने कहीं से ले भी लिए, भी अपन कहीं भी पॉल्यूटेड जगह पे जाते हैं, भीड़ भरी बस है कि शादी है, किसी की टीबी है, उसने खांसा, आप उससे इन्फेक्ट हो गए, लेकिन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि वो डिजीज़ नहीं होती, वो बैक्टीरिया इनएक्टिव स्टेज में आपकी बॉडी में पड़े होते हैं। लेकिन किसी भी कारण से अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई हम्म। तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं और आपको डिजीज हो अच्छा, जाती है, उस टाइम पे वो डिजीज वो होने के डिजीज चांसेस है? होने के चांसेस। इसलिए 35% इन्फेक्टेड है, लेकिन उनमें से 3% को खाली टीबी होती है, हम्म। बाकी को नहीं होती, बाकी में बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है। अब कैसे कुछ लोगों को डायबिटीज़ हो गया, हम्म। तो डायबिटीज़ से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी तो उनको टीबी फ्लेयर अप हो जाता है। आप स्मोक करते हैं, आप पोल्यूशन दस के कारण आपकी लंग्स की इम्यूनिटी कम हो रही है, उसके कारण आपकी टीबी। और टीबी यानी एक दो तीन तरह से स्प्रेड हो रहा है। एक तो जैसे आप ज्यादा भीड़ भाड़ में जाने से बचिए थोड़ा, है ना। और ये टीबी के बारे में तो ऐसा भी है कि अगर जैसे कोई टीबी का पेशेंट है, अगर उसने लाइक
ओपन प्लेस पे ये पानी पी के थूक दिया या फिर वैसे भी कर दिया, तो उससे वो ज्यादा इसलिए वो स्प्रेड। वैसे देखो कई फॉर्म होती है टीबी की। हम्म कुछ होती है पल्मोनरी, कुछ को बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी। हम्म जो ऐसा जरूरी नहीं कि फेफड़ों में टीबी होती है, फेफड़ों के बाहर भी टीबी होती है, किसी भी ऑर्गन की टीबी हो सकती है। हम्म लेकिन पल्मोनरी वाली जो है वो ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन, जैसे छींका, खांसा, हम्म थूका, उसके कारण इफेक्ट होता है। तो उसमें ये होता है कि जिस आदमी को टीबी है उसको पता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि दूसरों को इन्फेक्ट होने से बचाए। जैसे खांस रहा है तो मुंह पे रुमाल रखे, कफ एटिकेट्स बोलते हैं, खांसने से पहले मुंह पे रुमाल रखे, जिससे दूसरों को वो नुकसान नहीं होगा। हम्म आपको तो होगा, दूसरों को क्यों? तो वो तो उसकी जिम्मेदारी, उसको सोचना चाहिए हाँ, कि तो वो है। इसके बचने के सॉल्यूशंस भी यही है हाँ, कि वो ये आप कि जो थोड़ा। जो इन्फेक्टेड है वो प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट ले। हम्म भीड़ भरी जगह पर अगर खांसते हो तो आप मुंह पे रुमाल रख के खांसो, जिससे दूसरों को क्योंकि इन्फेक्शन ये नहीं फैलने वाली चीज है। फैलने वाली चीज़। और हमें कौन सा फूड कंज्यूम करना चाहिए हमारे हेल्दी लंग्स के लिए? देखो, हेल्दी लंग्स, हेल्दी बॉडी में हेल्दी लंग्स होते हैं। हम्म तो जो भी फूड आपको बॉडी को हेल्दी बनाए, हम्म जैसे हाई प्रोटीन डाइट यूजली लेनी चाहिए। हाई जो प्रोटीन जो है अपनी इम्यूनिटी बनाता है। हम्म अब अगर आप शाकाहारी हैं तो हाई प्रोटीन डाइट में सोयाबीन है, राजमा है, दालें हैं, पनीर है, हम्म ये सारा लेना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन तो एग में काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है, वो आप ले सकते हैं। और ये जो जैसे लंग्स में एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो गई, अगर किसी को ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी, तो वो कब पड़ती है, किस स्टेज में जाके उनको लंग जैसे ट्रांसप्लांट कुछ की जरूरत पड़ती है? कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें लंग इतने ज़्यादा डैमेज हो गए कि आपको बाहर से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगी। हम्म आपका हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया, इतने वीक हो गए। तो उस होती है उसमें काफ़ी चीज़, जैसा एक तो मैंने बताया दमा, सीओपीडी भी अगर एक्सट्रीम है तो उसमें भी लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। और कुछ बीमारियां जैसे आईएलडीज वगैरह जिनको हम बोलते हैं, हम्म वो कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ के कारण होती है। इसमें लंग्स आपके हार्ड हो गए, वो काम हम्म नहीं कर रहे। तो जैसे ही आपके लंग्स इतने वीक हो गए कि आपकी बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड वो पूरा नहीं कर पा रहे, उस टाइम उसकी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और उसकी कॉस्ट क्या आती है? देखो, कॉस्ट तो अभी तो इंडिया में कम सेंटर्स पे हो रहा है, मोस्टली साउथ में होता है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है। और उनकी कॉस्ट अराउंड 30-35 लाख के आसपास पड़ती है, लंग्स की? लंग्स की। तो वो जैसे जैसे हार्ट का उसमें उसमें इश्यू ये है कि वहाँ पे स्टे काफ़ी हो जाता है। भाई, पेशेंट को ज़रूरत है, उसको उन्होंने इनरोल कर दिया, अब वो पेशेंट वेट कर रहा है कि कब लंग मिले। हम्म तब तक वो, कुछ लोग तो वेंटिलेटर पे होते हैं, एक्मो पे होते हैं, तो उन चीज़ों की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। तो लोग यानी कि लंग ट्रांसप्लांट कम हो रहा है, मतलब वो क्या बोलते हैं, लंग लंग्स जो जैसे डोनेट करते हैं वो कितना क्या है इंडिया देखो, में? लंग्स का ऐसा है कि लंग्स के लाइव डोनर से अपन नहीं ले सकते। जैसे किडनी का कैसा है, 2 किडनी है, एक किडनी आप किसी को दे सकते हो, आप काम चल हम्म जाएगा। लीवर जो है, अपने लीवर में ऐसी कैपेसिटी होती है कि लीवर का एक पार्ट निकाल लिया तो जिसका निकाला उसका वापस बन जाएगा, और वो जो निकाला वो पार्ट दूसरे को लगा दें, उसके भी पूरा लीवर बन जाएगा। हम्म लेकिन लंग्स में ऐसा नहीं है। तो लंग्स के लिए तो आपको जो डिजीज डोनर जिसको बोलते हैं वही चाहिए। उसमें क्या है कि अपना थोड़ा सा, लोगों को कुछ काफ़ी मिथ है कि वो इजीली ऑर्गन डोनेट करते नहीं हैं। उसमें भी क्या है कि हेल्दी आदमी जो किसी दुर्घटनावश एक्सपायर हो गया, हेल्दी है, यंग है, उसके लंग्स काम में आ सकते हैं। एक आदमी, एक हेल्दी आदमी किसी दुर्घटनावश अगर हो गया तो वो 5-6 लोगों की जान बचा सकता है। 2 लोगों को किडनी दे सकता है, हम्म 2 लोगों को लंग दे सकता है, हार्ट दे सकता है, लीवर दे सकता है, आइज़ दे सकता है। तो कम से कम वो 6-7 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। लेकिन समहाउ अपने यहाँ अभी ये प्रोग्राम इतना अच्छे से नहीं है, लोगों का थोड़ा सा मिथ है कि ऑर्गन वगैरह दे देते तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए वो लोग देते नहीं हैं। लोगों की इसमें वो अपनी हाँ, भावनाएं हैं। इसलिए लंग्स ट्रांसप्लांट जो है वो कम होता है, क्योंकि लंग्स मिलता नहीं है इजीली। तो कितना रेशियो है अभी जो लोग डोनेट कर रहे हैं? बहुत कम है। अब जो राजस्थान में, तो अगर राजस्थान में देखें तो काफ़ी पुअर है। कभी 2-3 महीने में कोई एक आधा आदमी है जो डोनेट करता है, वो तो अपन न्यूज़पेपर में देखते हैं। ये लंग्स भी एज के साथ में? एज के साथ में वीक होते हैं, या दूसरा किसी को लंग्स की बीमारी है तो उसका लंग्स लेके कोई मतलब नहीं है। हम्म लेकिन जो एक यंग हेल्दी आदमी है, उसके लंग्स, उसके सारे ऑर्गन हेल्दी हैं उसके। जैसे जो कोई आई डोनेट कर रहा है, जैसे कोई बुजुर्ग हो गया है कि अब उनकी डेथ हो रही है, तो उनकी आंखें वैसी की हाँ, वैसी? आई वाले में देखो, आई में कुछ पार्ट होता है जैसे कॉर्निया वगैरह, हाँ हाँ वो ले लेते हैं। आई का अलग हिसाब है, तो आई तो काम आ जाती है। बट लंग्स में ऐसा नहीं, जैसे बड़े लंग्स। ऑर्गन में, हाँ, बड़े हाँ, ऑर्गन जैसे एज के साथ वीक हो गए तो उसको लेके कोई मतलब मतलब उसका नहीं। रिजेक्शन के चांस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो हम्म वीक है। फिर ऑर्गन, बॉडी भी तो रिएक्ट करती है ना? बॉडी रिएक्ट, तो रिजेक्शन का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा, लंग्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। बट वो ट्रांसप्लांट कैसे होगा, कट लगा के वो जैसे? नहीं, वो तो लंग्स पूरा चेंज हो जाता है, पुराना लंग निकाल देते हैं, नया वाला डाल बट देते हैं, उसके वो बाद में जॉइंट कर देते हैं। कट करके हाँ, यहाँ चेस्ट पे है कट ना, करके होता है, हाँ। जैसे वो हार्ट की हाँ, सर्जरी जैसे होती है? बाईपास होती थी उसी तरह हाँ शुरू उसी करके। तरह से, तो हाँ, इसमें पेन वगैरह फील होता है?
नहीं, वो तो सर्जरी के दौरान तो नहीं होता, एनेस्थीसिया के लिए होती है। एनेस्थीसिया हाँ, लेकिन काफ़ी बड़ी सर्जरी होती है। और इसका रिकवरी टाइम कितना होता है? रिकवरी तो साल भर साल भर मान मान के के चलो। हाँ, शुरू में तो काफ़ी दिन तक बार बार जांचें करनी पड़ती है कि रिजेक्शन तो नहीं हो रहा, प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन धीरे धीरे जिसका एडजस्ट हो गया वो साल भर में तो ठीक अब हो जाए। जिसका भी मतलब ट्रांसप्लांट करते होंगे फिर उन्हें काफी टाइम तक तो हॉस्पिटल में रहना पड़ता होगा। हाँ, इसलिए तो कॉस्ट ज़्यादा है उनको, काफ़ी टाइम तक, जैसे यानी स्टे का कॉस्ट ज्यादा है। स्टे का कॉस्ट ज़्यादा है। अच्छा सर्जरी इस का कॉस्ट इतना नहीं है, हम्म। स्टे का कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है, उसकी बार बार जांचें हो रही है कि रिजेक्शन तो नहीं हो, रिजेक्शन ज़्यादा होता है लंग का, उनमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। ओके। वो है। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने बात की लंग्स के बारे में कि लंग्स को कौन कौन सी मतलब किस किस वजह से हो रहा है, कॉजेज क्या हैं, और इसमें कौन क्रोनिक लाइफ स्टाइल डिजीज की बात की और आपने सॉल्यूशंस के बारे में बताया। तो ये था आज का। और अब आप अगर अपनी तरफ से हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहें, एक नहीं, गोल्डन मैं मैसेज, तो तो मेरी तरफ प्लीज़। से तो आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट करने का मेरे को मौका दिया। दूसरा, मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि स्मोकिंग जैसी जो चीज़ें हैं जिनसे आप बच सकते हो, अननेसेसरी उसकी लत ना लगाएं। ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाली, आपकी लाइफ आगे ख़राब ही करने वाली है। तो एक थोड़ी देर के आप एन्जॉयमेंट के लिए ये स्मोकिंग जैसी गंदी आदतों से बचें, जहाँ तक हो सकता है बचें, दूसरों को भी बचाएँ। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि ये चीज़ें ख़राब हैं, ऐसा एक थोड़ा-सा जागरूकता बनाएँ। जी, ओके सर। इसी के साथ धन्यवाद आपका भी, आपकी ऑडियंस का थैंक यू सर, बात करके अच्छा लगा। भी। ओके सर, थैंक यू। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको कि स्मोकिंग के अलावा और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपके लंग्स को, आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे डॉक्टर ने बताया हमें कि भई आप अगर नॉन स्मोकर हो तो भी आपको उतनी ही डिज़ीज़ हो सकती हैं, होने के चांसेस है जितनी है कि स्मोकर को है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी अपने के साथ, किसी चाहने वाले के साथ, किसी अपने उस फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो स्मोकिंग करता है। एक बार उसे उसे ज़रूर ये वीडियो दिखाइएगा कि देखो भाई। फिर और अगर आप स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आप फिर अपने उस फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो स्मोकिंग नहीं करता, बिकॉज़ आप उसे बताइए कि अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट एक्चुअल में आप कर रहे हैं। आपको नहीं पता लेकिन आप कर रहे हैं। सो जोक्स अपार्ट, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।